First question is verify Rolle's theorem for the function fx is equal to x into x plus 3 e to the power x by 2 in the interval -3 0. ठीक, -3 0 ये है। ठीक है, तो रोलीज थ्योरम बेसिकली होती क्या है इसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। रोलीज थ्योरम में एक तो आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। क्या याद रखना है? स्टेटमेंट मैं लिखा चुका हूं, रफली मैं आप लोग को बता देता हूं। कोई भी फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी में अगर डिफाइन है तो रोलीज थ्योरम वेरीफाई होगी अगर fx आपका ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा एंड फंक्शन आपका जो फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल में वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट मैंने आप लोग को लिखाया हुआ है, तो आप लोग जो स्टेटमेंट लिखाया हुआ है मैंने उसको एक बार जरूर पढ़िए। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो आपकी एक वैल्यू c ऐसी होगी जो a और b के बीच में लाई करेगी, विच बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। ये आपका c वैल्यू जो होगी ये आपकी ओपन इंटरवल ए बी में लाई करेगी। और ये c वैल्यू कैसे निकलेगी? सच दैट ये कैसे निकलेगी? f डैश c इज इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है। वी हैव फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 3 e टू द पावर माइनस के x बाई 2। ठीक है भाई, पहले आपसे मैं बात कर लेता हूं क्योंकि चैट बॉक्स में कुछ ऐसे आप लोग ने क्वेश्चन पूछे हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, सर थ्योरी आने के चांस हैं। तो सारी चीज़ छोड़ करके आप लोग क्वेश्चन करिए। थ्योरी पार्ट में आप लोग को बता चुका हूं कि थ्योरी पार्ट केवल उतना आ सकता है जैसे जितनी भी मैट्रिक्स मैंने आप लोग को बताई है उतनी मैट्रिक्स की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ आप लोग कर लीजिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, रोलीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम, टेलर थ्योरम, मैक्लॉरेन थ्योरम, इन सबके स्टेटमेंट आपको याद रहने चाहिए। इसके अलग कोई भी आपकी थ्योरी नहीं आएगी। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल ही आने वाला है। दूसरी बात यह कि डर के फायदा क्या हो जाएगा आप लोग को, अगर आप ये बार बार लिख करके भेज रहे हो कि सर डर लग रहा है, तो डर के क्या हो जाएगा ये बताइए। अब तो लास्ट टाइम आ गया, अब तो आज की रात है, बाकी कल सुबह उठोगे तो पेपर दे नहीं जाओगे सीधे। ठीक है, तो मैं भी बहुत लंबी क्लास नहीं करूंगा। जो आप लोग के डाउट थे, जो आपके क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग ने भेजे थे, मैं वही डिस्कस करूंगा, उससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। और बहुत ज़्यादा डिस्कस आज की रात करना भी नहीं चाहिए कि मैं आपके 3-4 घंटे ले लूँ, आप लोग खुद पढ़ ही ना पाओ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ते रहो। तो अब डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिना टाइम खराब किए हुए केवल जितने क्वेश्चन आप लोग ने पूछे हैं, जिनका सॉल्यूशन आपको अब तक नहीं मिला, वो मैं आज आप लोग को दे देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। fx हमारे पास में ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसा। ये x का मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस के 3x e टू द पावर माइनस के x बाई 2। ये हमारे पास में फंक्शन आ गया। देखिए ये जो फंक्शन है ये आपका पॉलिनोमियल वाला फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, और हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पे एक लाइन जरूर लिखेंगे। द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ठीक है, तो दोनों हैं, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो ये पहली दो कंडीशन तो वेरीफाइड हो गई। उसके बाद में हम लोग को निकालना है एफ डैश सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम लोग एफ डैश एक्स का मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे बच्चों दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक बार मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को छोड़ दूंगा, डिफ्रेंसिएशन लूंगा मैं e टू द पावर माइनस x बाई 2 का, फिर इस बार मैं माइनस x बाई 2 को बाहर छोड़ दूंगा,
डिफ्रेंशिएशन लूंगा मैं x टू द पावर 3 प्लस 3x का डिफ्रेंशिएशन लूंगा। अब डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन आपका e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू ही रहेगा। माइनस के x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/2 आएगा, प्लस e टू द पावर माइनस के x बाई टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए x टू द पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर, 3x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू। अंदर देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और अंदर आ जाएगा ये आपका माइनस के 1/2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा बच्चों आपका माइनस के 1/2, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई में और माइनस 1/2, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गया था, एक चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मेरी गलती है। यहाँ पे दो चीज़ है, मतलब एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एक और है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल दो तो हो गया कि कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। एफ ए की भी वैल्यू निकाल लेते हैं कि फंक्शन हमारे पास में है कुछ ये कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x e टू द पावर माइनस के x बाई टू। एक बार मैं वैल्यू रख लेता हूँ कितना, माइनस के 3, तो माइनस के 3 रखूँगा तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9 और माइनस के 9 और e टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 3/2, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और f0 पर भी क्या होगा, f0 पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि f माइनस 3 जो है वो आपका f0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी आपका बराबर होगा। हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, तो माइनस के 1/2 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा आपका प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3, इतना बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ और e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू को बाहर ये ऑलरेडी है ही, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 3 और मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, एलसीएम लेकर के, क्योंकि 1/2 कॉमन लिया था तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर माइनस के x/2 और यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर। एक मिनट, कहीं पे कुछ ये 6x स्क्वायर हुआ, एक बार इसको मैं फिर से इसका ये पूरा डिफरेंशिएशन फिर से करता हूँ और जस्ट मिनट, कहीं कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन पार्ट एक बार फिर से करते हैं बच्चों। हाँ, ये था आपका फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे, तो ये था आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम e टू द पावर माइनस x/2 का, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस के x/2 और माइनस के 1/2, ठीक है। और यहाँ पर ओके x की पावर, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस e टू द पावर, अच्छा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 2 आएगा, ओके, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x/2 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2x
और प्लस के आएगा केवल 3, ठीक है। और यहाँ से e टू द पावर -x/2 -x/2 इसको कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा e टू द पावर -x/2, इधर बचेगा आपका x² प्लस के 3x, और बच्चों माइनस में आएगा 1/2। इधर आ जाएगा आपका 2x प्लस के 3, फिर 1/2 को भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर -x/2, और इधर आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा x² प्लस के 3x, और ये है आपका माइनस में, और इधर आ जाएगा 4x प्लस के 6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये आ जाएगा e टू द पावर -x/2 डिवाइडेड बाई 2, और अंदर बच जाएगा आपका -x² के 3x। इसको बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, के 3x प्लस के 4x प्लस के 6, ठीक है। इधर आ जाएगा के x² e टू द पावर x/2 के x², इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो प्लस के x आएगा और प्लस के आ जाएगा 6, इतना पार्ट आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा e टू द पावर के x/2 और माइनस, अच्छा ये डिवाइड बाई 2 भी है, इसको भी याद रखना, ये आ जाएगा x² माइनस x माइनस के 6। ये था बच्चों आपका जो भी कैलकुलेशन पार्ट आया था, ये था आपका f' इज इक्वल टू 0, सॉरी f' इक्वल टू दिस। अब हमको चाहिए c की वैल्यू, ठीक है। तो c की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, f' तो बेसिकली क्या आया था -1/2 और e टू द पावर -x/2 इंटू में आया था x² माइनस x माइनस के 6, लेकिन हमको चाहिए f'(c). तो f'(c) क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने c को पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा -1/2 e टू द पावर -c/2, और ये आ जाएगा आपका c² माइनस c माइनस के 6। और कंडीशन क्या थी कि f'(c) इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -1/2 e टू द पावर -c/2 और c² माइनस c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। यहाँ से आगे भी देख लेते हैं, यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे दो चीज़ें होगी, एक तो ये कि e टू द पावर -c/2 इज इक्वल टू 0 होगा, और एक हो जाएगा c² माइनस c माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका c² माइनस के 3x नहीं होगा 3c प्लस के 2c माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं c कॉमन ले लूँगा तो इधर बचेगा c माइनस के 3, इधर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो c माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। c माइनस 3 और c माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो इधर बच जाएगा c माइनस के c प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार होगा c माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक बार होगा c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू हो गया 3 और c इज इक्वल टू हो गया -2। कहने का मतलब ये है कि c की दो वैल्यू आई है, एक आई है आपकी 3, एक आई है आपकी -2 और एक आई है आपकी 3। ये तीन वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब आप देखिए, हमको जो क्वेश्चन करना था वो करना था आपका -3 और 0 में। तो ये है आपका -3 इधर नंबर लाइन पे, ये आपका 0, ये -1, ये -2 और ये आपका -3। इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3। हमको चाहिए था कहाँ पर, -3 और 0 में, -3 और 0 में चाहिए था हमको। तो वैल्यू कितनी है, ये -2, तो -2 यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब c की वैल्यू लाई कर रही है, एक वैल्यू कम से कम एक वैल्यू तो लाई कर रही है -3 और 0 के बीच में, ठीक है। ठीक है जी, ओके। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो c की वैल्यू आई है -2,
ये आपकी बिलोंग कर रही है -3 और 0 के बीच में। इसका मतलब मैं कहूँगा कि हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। अच्छा, ये क्वेश्चन ये था कि कैन वी अप्लाई थ्योरम फॉर fx इज इक्वल टू मोड x, तो इसमें तो नहीं कर सकते क्योंकि मोड फंक्शन जो होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, वो कभी भी आपके डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, और रोलिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन था ये वाला, इसमें हमसे पूछा था कि रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करिए। तो रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो ये कॉन्टिन्यूस भी है। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये डिफरेंशिएबल भी है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी हम लोग ने निकाला, वो भी है। क्यों? क्योंकि f-3 पर वैल्यू 0 आ रही है और f0 पर भी 0 आ रही है, f0 पर भी वैल्यू 0 आ रही थी। ठीक है, दूसरा हम लोग को एक c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकलती है, पहले निकलता है आपका फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग ने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, तो कुल मिलाकर के हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन इतना आ गया। ठीक है, एक बार मैंने इस फंक्शन को छोड़ा, e⁻⁻x/2 का डिफरेंशिएशन लिया। फिर मैंने e⁻⁻x/2 को छोड़ा और x² + 3x का डिफरेंशिएशन लिया। ठीक है, e⁻⁻x/2 का डिफरेंशिएशन e⁻⁻x/2 हुआ और फिर -x/2 का भी डिफरेंशिएशन किया तो -1/2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में e⁻⁻x/2 को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन लिया मैंने x² + 3x का, जो इतना आ गया 2x + 3x। इसको सोल्व किया तो फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास में इतना आया। ठीक है, यहां से आगे मैंने निकाला f'(c), तो जहां पे x था वहां पे मैंने c की वैल्यू c को रखा, ये रख दिया। फिर f'(c) इज इक्वल टू 0 के पुट रखा, 0 के इक्वल पुट किया हम लोगों ने। तो कुल मिलाकर के हमारे पास वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -2। ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू -2 जो है वो इनके बीच में लाई कर रही है, मतलब जो -3 और 0 दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, इनके बीच में लाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रोलिस थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा डिमांडेड क्वेश्चन है ये, कई बच्चों ने व्हाट्सअप किया है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, देख लेते हैं इसको भी। फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल के साथ एक्सपोनेंशियल भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि गिवन फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस है एंड f(x) इज डिफरेंशिएबल भी है। ये आप लोग को वहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आप लोग को ये लिख करके बताना है कि गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस, ये पूरा फंक्शन लिखना है, इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है -3 और b इज इक्वल टू है 1, ये है ना ये। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले निकालूंगा f(x), लिख लीजिए क्या है पहले तो लिख x² + k2x - k3 e⁻x। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा x की जगह मैं -3 रखूंगा, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -k3, या इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, 2 इधर कर लीजिए -k3 और e⁻ आ जाएगा बच्चों -k3। ये आ जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर 9 -k6 और -k3 e⁻−k3। ये हो जाएगा 9 - 9, तो 9 - 9 0 होगा। तो फाइनली मेरे पास में जो f-3 है वो भी बच्चों 0 आ जाएगा। ऐसे ही मैं रखूंगा f इज इक्वल टू 1, तो 1 रखूंगा x की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 -k3 और e⁻ रखूंगा 1। यहाँ पे 2 + 1 3, 3 - 3 0 और 0 इंटू दिस, तो ये भी बेटा 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f-3 इज इक्वल टू f1। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आके हमारा फंक्शन क्या है, ये है। अब मुझे f'(x) निकालना है, क्यों? क्योंकि मुझे f'(c) इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा।
तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार तो बेटा मैं इस फंक्शन को छोड़ दूंगा, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 e टू द पावर x, ठीक है, प्लस इस बार मैं e टू द पावर x को छोड़ दूंगा, डिफ्रेंशिएशन लूंगा इतने का, तो ये आ जाएगा 2x प्लस के 2 माइनस 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपका e टू द पावर x, ये कॉमन है तो इसको ले लीजिए कॉमन, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस के 2x प्लस के 2, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 1, इधर आ जाएगा बच्चों e टू द पावर x, और ये आएगा, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट नहीं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कुछ, अभी तो चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस 1 इतना आ गया एफ डैश एक्स। यहाँ से अब मैं एफ डैश सी निकालूंगा तो e टू द पावर सी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 इतना आ गया। अब यहाँ से एक बार मैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि e टू द पावर सी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंड e टू द पावर c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई फैक्टर हो पाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें श्रीधर आचार्य मेथड यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका c इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 16 माइनस 4, यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे c स्क्वायर प्लस 4c माइनस 1, c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास, मैं बता देता हूं एक बार श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आती है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो उसका जो फार्मूला बनता है सॉल्व करने के लिए वो बनता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो a की जगह तो है आपका 1, b की जगह है -4 और c की जगह है 1, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे तो है बेटा प्लस 4c और यहाँ पे है आपका माइनस के 1, तो a इज इक्वल टू तो हो गया है आपका a इज इक्वल टू 1, 4 इज इक्वल टू आपका प्लस के सॉरी a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू -1। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका c इज इक्वल टू माइनस के b तो माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू है माइनस के 1 डिवाइडेड बाई है आपका 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू है बच्चों 1, ठीक है। इधर से आ जाएगा माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस के 4 डिवाइडेड बाई 2, इधर आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 20, और 20 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका माइनस, अच्छा 4 देखिए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस सॉरी ये 2 आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो इधर बचेगा माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 कितना बच जाएगा, तो c की आ गई 2 वैल्यू, तो c की 2 वैल्यू आ गई तो c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2 प्लस रूट 5, ठीक है। और एक c की वैल्यू आ जाएगी, एक c की वैल्यू है मतलब इसको मैं कह सकता हूँ c1 और एक वैल्यू आ जाएगी c2 माइनस के 2 माइनस के रूट 5, ठीक है। अब इसको आप लोग सोल्व करिए कि कितना आ रहा है,
√5 की वैल्यू होती क्या है बेसिकली, √5 की वैल्यू क्या होती है? ये होती हैं आपकी 2 पॉइंट, मतलब √5 की जो वैल्यू आती है वो होती है 2.36 या 2.36 नहीं, 236 ये वैल्यू होती है बच्चों रूट इसकी। ठीक है, तो इधर से अब रख दीजिए यहाँ पे, जैसे C1 क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा माइनस के 2 और प्लस 2.236, तो 2.236 में से आप माइनस करेंगे 2 को तो आ जाएगा 0.236। एक C1 की वैल्यू ये आ गई, एक आ जाएगी आपकी C2, ये आ जाएगी माइनस के 2 माइनस 2.236। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी कुछ ऐसे कि ये हो जाएगा आपका 4 माइनस के 4.236, और हमारे पास में जो रेंज दी हुई थी वो दी थी -3 से, मतलब जो रेंज हमारे पास थी वो थी आपकी -3 to 1। ठीक है, अब देखिए नंबर लाइन पे ये हो गया 0, ये माइनस के 1, ये आपका माइनस के 2, ये आपका माइनस के 3, ये 1 और ये 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो एक C1 की वैल्यू आई है 0.236, मतलब वो यहाँ पे कहीं पड़ेगी, कहाँ पे, प्लस के बाद, मतलब यहाँ पे कहीं वो वैल्यू लाई करेगी। इसका मतलब C1 मतलब C की एक वैल्यू बिलोंग कर रही है -3, सॉरी ओपन इंटरवल है -3 से 1। इसका मतलब मैं कहूँगा कि हैंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। आप लोग कैलकुलेशन पार्ट को जरूर चेक कर लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो आई होप कि ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो या फिर आपकी रोलिस थ्योरम हो, दोनों में अंतर बहुत छोटा सा अंतर है। अंतर ये है कि सिमिलरिटी ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तीसरा कंडीशन होती है कि f' इज इक्वल टू FB माइनस के FA डिवाइडेड बाई B माइनस A। यहाँ से आप C की वैल्यू निकालोगे, और अगर C की वैल्यू A और B के बीच में लाई करती है, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई है। जैसे यहाँ पे देखिए कि फंक्शन दिया हुआ है x⁻3, तो x⁻3 फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और फंक्शन अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, और आपको ये सब बातें एग्जाम में लिखनी भी है। अब देखिए मुझे चाहिए f', तो मैं पहले तो f' निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा f' इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3c²। इक्वेशन 1 कर दीजिए। a इज इक्वल टू क्वेश्चन में -1 है, b इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे मैं f-1 निकालूंगा, तो -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -1 आएगा, और fb निकालूंगा, और b की जगह 1 है, तो f1 निकालूंगा, तो 1 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे मुझे निकालना है b की जगह क्या रखूंगा मैं, b की जगह रखूंगा 1 माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाई b -1, मतलब 1 माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू f' होता है, f', ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो f' किसके बराबर है, 3c² के बराबर, तो ये हो जाएगा 3c² इज इक्वल टू f1 की वैल्यू है आपकी 1 माइनस f-1 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 बचेगा, 3c² इज इक्वल टू, ऊपर भी 1 + 1 नीचे भी 1 + 1, तो कुल मिलाकर के 3c² इज इक्वल टू 2/2, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3c² इज इक्वल टू, ये बच जाएगा बच्चों आपका
1 और सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। सी स्क्वायर इज 1/3। यहाँ पे जो सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कुछ आपकी ऐसी कि ये स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√3 आएगी। और 1/√3 आप लोग करके देखिए कितना आ रहा है। √3 की वैल्यू है 1.73, तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1/1.732। और इसी को अगर मैं इसको अगर मैं 1/, ये था आपका 1.73, 1.73, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका प्लस माइनस 0.578। आई होप आप लोग का भी इतना ही आया होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कि कितना आ रहा है। हाँ, इतना ही आ रहा है 0.577। अब मुझे बताइए 0.577 का मतलब है कि करीबन आधा हुआ, ठीक है। तो आधा, ये 0 इधर, 1 इधर, -1 इधर, तो हाफ कहीं यहाँ पे लाई करेगा क्या, मतलब 0.578 यहाँ पे कहीं लाई करेगा। और ये तो करेगा प्लस में, और माइनस में कहाँ लाई करेगा, माइनस में यहाँ कहीं आसपास लाई करेगा, माइनस के 0.578। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई सी जो है, जो ये आपका आया है प्लस माइनस 0.578, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, -1 और +1 के बीच में। तो इसका भाई संजय दत्त जी कंपलसरी है रूट की वैल्यू सर लिखना। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि रूट की वैल्यू जैसे आप लोग रखते हो तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ इन दोनों जो गिवन इंटरवल है इनके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कंपलसरी है कि आप लोग रूट की वैल्यू रख करके डिवाइड करके एक फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लें, जिससे हम ये कंफर्म कर लें कि क्या वो इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका वेरीफाई हो रही है। हैंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि फाइंड सी Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। ये इसका मतलब ये है कि Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपकी यहाँ पे कि मतलब Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से आप लोग को सी की वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू हम लोग ने अभी फाइंड आउट की भी थी, पता भी आपको कैसे की जाती है। यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 और b इज इक्वल टू दिया 1/2। तो देख लीजिए एक बार, ये तो गिवन है, फंक्शन आपका है आपका x -1 x-2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर निकालोगे तो एक बार तो ऐसे कर लीजिए कि x² - x कर लीजिए और इधर कर लीजिए x-2। अब दो फंक्शन हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ये मैं डिफरेंशिएशन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम की बात आई है और c की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो c कैसे निकलता है, c निकलता है बेटा ऐसे, Lagrange's मीन वैल्यू से fb - fa डिवाइडेड बाई b - a, जहाँ पर a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे f' कैसे निकलेगा, एक बार x² - x को छोड़ दूंगा, x-2 का फार्मूला डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि -2 का तो 0 होगा, फिर प्लस लगेगा। इस बार x-2 को छोड़ दूंगा, डिफरेंशिएशन लूंगा x² - x का, तो हो जाएगा 2x - 1। तो यहाँ पे आ जाएगा f' इज इक्वल टू x² - x प्लस के x माइनस के 2 और 2x - 1। अब यहाँ पे मुझे चाहिए f', तो ये आ जाएगा बच्चों आपका x², या पहले मैं इसको ही सोल्व कर लेता हूँ f' को, -x का मल्टीप्लाई करूँगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस के 2x² - के x,
फिर इस -2 का मल्टीप्लाई करूँगा पूरे में, तो -4x प्लस के 2 कर लीजिए ऐड। ये हो जाएगा x² प्लस 2x², तो ये हो जाएगा बच्चों 3x²। और -x कितने हो गए 2, और -4x तो -6x हो गए, और एट द लास्ट आपका प्लस का 2 बचा। तो ये आ गया आपका f' इज इक्वल टू दिस। अब हमको c चाहिए, तो f' करेंगे तो हो जाएगा 3c² माइनस के 6c प्लस के 2। ये तो आ गया। अब f इक्वल टू कितना निकलेगा, देखिए fa का मतलब है 0, तो 0 रखूँगा तो भैया ये तो मुझे 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और f1/2 रखूँगा तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा x की जगह 1/2 रखूँगा, फिर 1/2 -1 रखूँगा, और इधर x की जगह 1/2 रखूँगा -2। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास में जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1/2। इधर देखिए 1/2 -1, तो इधर बचेगा -1/2, 1/2 -2, तो ये हो जाएगा -3/2। इतना बचेगा आपका, तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा बच्चों 3/8, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं, फार्मूला बनता है ये वाला। तो f' इज इक्वल टू कितना है, ये है आपका 3c² माइनस के 6c प्लस के 2 इज इक्वल टू f की वैल्यू है आपकी ये है आपकी 3/8 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है आपकी 1/2 माइनस के 0। इतना आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3c² माइनस के 6c प्लस के 2 इज इक्वल टू, ये तो है बच्चों 3/8, और ये 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल होगा 4, तो हो जाएगा 3c² माइनस के 6c प्लस के 2 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 इतना आ जाएगा। और यहाँ से मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12c² माइनस 24c प्लस के 8 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आगे आएगा ये 12c² माइनस के 24c, और 3 को मैं इधर लेके आऊँगा तो प्लस के 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये आपका -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा बच्चों इतना पार्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, c इज इक्वल टू ये होता माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 24 प्लस माइनस √ b² माइनस 4 ac होता है, तो ये हो जाएगा 24 × 24 माइनस 4 × 12 × 5, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 2a और 2 × 12, ये आ जाएगा आपका 24 प्लस माइनस √ में आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। यहाँ है बच्चों 4, यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, देखिए कुछ ऐसा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 6 × 4 × 6, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4 × 4 × 3 लिख सकता हूँ। 4 × 3 मैंने 12 को लिखा, इतना 5 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 24। देखिए 4 × 4 यहाँ से कॉमन, और 4 × 4 यहाँ से कॉमन, और बाहर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा +-4। अंदर बचेगा आपका 6 × 6 36 बचेगा, माइनस ये इतना बच जाएगा 15 डिवाइडेड बाई आएगा आपका 24। ठीक है, इधर आ जाएगा 24 ± 4, और 36 - 14 ये बचेगा √ में 21। नीचे भी एक चीज़ बचेगी आपकी कि अगर मैं यहाँ पे 24 बच जाएगा, यहाँ अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 कॉमन हो गया, इधर बचेगा 4 प्लस, इसको थोड़ा सा मैं और करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं इतना लिख सकता हूँ 24 ± 4। इस 24 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे
ये 24 नहीं बचेगा, सॉरी ये 21 बचेगा, ये आपका 21 बचेगा। और यहाँ से बच्चों आपका ये तो बच गया आपका 4√21। यहाँ से आगे अगर मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो इधर बचेगा आपका 6 प्लस माइनस इधर तो बचेगा √21 डिवाइडेड बाई ये बचेगा आपका 24। और 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, तो कुल मिलाकर के इतना हो जाएगा 6 प्लस माइनस √21 डिवाइड बाई 6। यहाँ अगर c इज इक्वल टू मैं लेता हूँ तो 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो हो जाएगा 6/6 प्लस माइनस √21/6। ये कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √21/6। अब √21 की वैल्यू को आप रखिए, ठीक है। अच्छा, c की दो वैल्यू हो गई, एक वैल्यू तो हो गई है 1 प्लस √21/6 और दूसरी वैल्यू हो गई है 1 प्लस 1 माइनस √21/6, ठीक है। अब ये है कि कौन सी वैल्यू आपको लेनी है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि वैल्यू कौन सी लोगे, ये लोगे या फिर ये लोगे। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की अगर बात हुई है तो एक बात आपको क्लियर रहनी चाहिए कि a की वैल्यू आपकी 0 थी, b की वैल्यू आपकी 1/2 थी। कहने का मतलब 0 और 1/2 के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं √21 की वैल्यू क्या आ रही है। √21 की वैल्यू क्या आ रही है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आ जाएगी बच्चों आपकी ये आएगी √21। कैलकुलेटर का यूज करना है आप लोग को। ये आ जाएगी बच्चों आपकी √21 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4.582 इतनी आ रही है। और इसको अगर मुझे डिवाइड करना है तो डिवाइड करूँगा मैं 6 से, तो ये आ जाएगी डिवाइडेड बाई 6। ये आ जाएगा आपका √21/6 आ जाएगा आपका 0.763 इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे √21/6 की वैल्यू इतनी आ गई, तो मैं C1 में रख देता हूँ। तो C1 है आपका 1 प्लस 0.763, तो ये हो जाएगा बेटा 1.763। तो अब आप देख लीजिए नंबर लाइन पे। अच्छा, C2 की ओर निकाल लेते हैं। C2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस √21/6 है, तो ये हो जाएगा 0.763। अब 1 में से आप इसको घटाइए, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.763, तो ये बचेगा बच्चों इतना 0.237। ये आ गई C2 की वैल्यू। अब नंबर लाइन पे देखिए, ये तो है आपका 0 और ये है आपका 1/2। इन दोनों के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, तो कौन सी आ रही है, ये तो आ जाएगी बाहर क्योंकि 1 तो यहाँ पे आएगा कहीं और इसके बाद की वैल्यू है, तो ये तो हम लोग नहीं लेंगे C1। तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाली, ये 0. क्योंकि ये यहाँ पे कहीं पड़ेगी आपकी 0.237 यहाँ पे कहीं लाई करेगी। तो इसका मतलब तो C की वैल्यू लेंगे, वो लेंगे हम लोग ये वाली 0.237, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि C की वैल्यू क्या है, ठीक है बच्चों। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। 4 ठीक है, ठीक, वेरी नाइस। सोचिता 0.237। हाँ, तो कौन सी वैल्यू लेनी है, ये लेनी है जो आपके इंटरवल के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इतना आप लोग को करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा डिमांडेड क्वेश्चन था आपका। ये टेलर थ्योरम से करना है बेसिकली। कह रहा है कि एक्सपेंड cos x इन द पावर ऑफ x - 4 अप टू 4 टर्म्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैं एक बार करा भी चुका हूँ, ठीक है।
आपके जो मैंने असाइनमेंट दिए थे उसके सॉल्यूशन में मैंने इसको कराया है। अंकित गौतम जी फिर से बता दीजिए, आप एक बार फिर से प्लेबैक करके देखिए और समझिए, ठीक है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना, ठीक है बच्चे। यहाँ से आगे शुरुआत करते हैं कि यहाँ से आगे क्या करें। एक्सपेंड कह रहा है, एक्सपेंड cos x इन द पावर ऑफ x माइनस 1। अब आप देखिए टेलर थ्योरम क्या होती है। टेलर थ्योरम है ये वाली, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। और यहाँ से आगे अगर आप देखोगे तो अगली जो टर्म आएगी वो आएगी एक्स माइनस ए टू द होल पावर 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए, ठीक है। और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे पास में एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स है, और ये असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस ए हम लोग को करना है। तो a की जगह हमको दिया हुआ है पाई बाई 4, तो a इज इक्वल टू है पाई बाई 4। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू पाई बाई 4 रख करके और फंक्शन की जगह cos x रख करके हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। और अप टू 4 टर्म्स करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए एफ ए का मतलब हो जाएगा एफ पाई बाई 4। अच्छा, एक चीज़ ये कि जो गिवन फंक्शन है cos x, इसके लिए जो टेलर थ्योरम बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, या इसको मैं लिख लूँगा cos x इज इक्वल टू एफ ए की जगह मैं करूँगा बेटा एफ पाई बाई 4 प्लस यहाँ आएगा x माइनस पाई बाई 4 इंटू में एफ डैश पाई बाई 4 प्लस इधर आ जाएगा x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश पाई बाई 4। अगली टर्म भी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एफ पाई बाई 4, फिर आपको निकालना है एफ डैश पाई बाई 4, फिर आपको निकालना है एफ डबल डैश पाई बाई 4। तो वन बाई वन हम लोग सबका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए एफ एक्स है हमारे पास में cos x, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह मैं रखूँगा पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा बच्चों cos पाई बाई 4, और cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप लोग बताते चलिए बच्चे कि ये क्लियर हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस के साइन x, तो इधर आ जाएगा एफ डैश पाई बाई 4 रखेंगे x की जगह, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के साइन पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/√2। फिर हमको चाहिए एफ डबल डैश। अच्छा, आप लोग एफ डबल डैश निकालिए, मैं अभी 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। बच्चों एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो देखिए इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा माइनस के cos x, तो ये आ जाएगा आपका एफ डबल डैश, इस बार हम पाई बाई 4 रखेंगे,
तो ये आ जाएगा आपका माइनस के कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस के पाई बाई 1/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से फिर देखिए एफ ट्रिपल डैश निकालेंगे, मतलब इसी का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस था ही पहले से, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू बच्चों 1/√2। अब इन सारी वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो सारी वैल्यू को उठा के पुट करेंगे तो देखिए cos x इज इक्वल टू क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू f पाई बाई 4 की वैल्यू आपकी 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस x माइनस पाई बाई 4 और f डैश पाई बाई 4, सॉरी f डैश पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, f डैश पाई बाई 4 की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस के 1/√2 प्लस फिर है आपका x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश पाई बाई 4, तो f डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू है बच्चों माइनस के 1/√2। फिर आपका आता है f ट्रिपल डैश, ये भी आपका क्या है, ये आ जाएगा आपका x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई बाई 4 टू द होल पावर 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और इनटू में कितना आ जाएगा, इनटू में तो ये इस बार तो ये 1/√2 आ रहा है। ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन। देखिए अप टू 4 टर्म्स बोला था, अप टू 4 टर्म्स, तो 4 टर्म हो गई, एक ये हो गई, एक 2, एक ये 3 और एक ये 4, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप एक काम कर सकते हैं कि ये आपका 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 ये कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा आपका cos x इज इक्वल टू 1/√2, इधर बच जाएगा आपका केवल 1 बचेगा। मैं बच्चों इधर ही लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/√2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आपका 1 और इधर बचेगा माइनस, देखिए ये प्लस है और ये आपका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, फिर यहाँ से इतना कॉमन ले लिया तो ये माइनस बचा और ये प्लस, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, इधर आ जाएगा x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और 1/√2 ये आपने कॉमन ले ही लिया था। ठीक है, ये आप लोग ने कॉमन ले लिया था, बस इतना ही है, यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, सिंपल सी थ्योरम है, उसी में वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी डिमांडेड है, ये भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा है कि सर ये बताइए कि ये कैसे एक्सपेंड होगा। अच्छा, ये तो एक्सपेंड आप कर सकते हो, इसमें आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कैसे निकलेगा इसको कई बच्चों ने मुझसे पूछा है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। जब भी हम लोग पावर ऑफ एक्स में एक्सपेंशन करते हैं तो याद रखना हमेशा मैक्लॉरेन थ्योरम से करते हैं। ठीक है, तो मैक्लॉरेन थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि मैक्लॉरेन थ्योरम है क्या। अगर आपको मैक्लॉरेन थ्योरम नहीं पता तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्लॉरेन थ्योरम की। तो मैक्लॉरेन थ्योरम क्या है उसको लिख लीजिए आप लोग, f(x) इज इक्वल टू f(0) प्लस x इंटू f'(0) प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f'(0) प्लस x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 f'(0) प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा बेटा। जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी x टू द पावर 3, सॉरी x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4,
तो ऐसे ये इसका एक्सपेंशन चलता रहेगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है। हमारे पास में जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमको f0 चाहिए, तो यहाँ से f0 रखूँगा मैं x की जगह, तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आपको पता ही है 0 होती है। फिर f डैश x निकालूंगा, तो f डैश x का मतलब है फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों cos x, तो cos x है तो f डैश 0 निकाल लीजिए अब, तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। यहाँ से फिर f डबल डैश x निकालिए, तो डबल डैश x निकलोगे मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, cos x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस के साइन x, और मैं जब x की जगह 0 रखूँगा तो फिर माइनस के साइन 0, और माइनस के साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। फिर से करिए तीसरी बार डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा ये माइनस तो ऑलरेडी है ही, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा, और ट्रिपल डैश 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के cos 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस के 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है -1, और माइनस लगा हुआ है तो ये -1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आगे देखिए f फोर्थ डैश, यहाँ पे क्या आएगा, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, और माइनस के साइन x आएगा, डिफ्रेंशिएशन जो है ये आपका आ जाएगा माइनस के साइन x, तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो f फोर्थ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों आपका साइन 0 पे निकालना है, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 होता है f फिफ्थ x निकालेंगे तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन फिर cos x, और फिफ्थ 0 पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतनी बार क्यों निकाला, पिछली बार तो हम लोग ने 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो हो गया था। एक्चुअली हम लोग को 3 से 4 नॉन जीरो टर्म्स चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन जीरो टर्म कितनी आई हैं, एक ये है, एक ये है, और ये, इसलिए मुझे इतनी बार ये करना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स है बच्चों आपका साइन एक्स के बराबर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन एक्स इज इक्वल टू f0 मुझे चाहिए, तो f0 की वैल्यू है आपकी 0 प्लस x इंटू f डैश 0 की वैल्यू है आपकी बच्चों 1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 प्लस फिर है आपका x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, तो f डबल डैश 0 की वैल्यू है आपकी 0, तो इंटू है आपका 0, ठीक है। तो आप बाकी की वैल्यू को पुट करिए, मैं अभी आता हूँ। ओके, यहाँ से आगे आ जाएगा आपका, ये आपका 0 आएगा, फिर आएगा आपका x टू द पावर 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, और ये है बच्चों f ट्रिपल डैश 0, तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू है आपकी -1, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -1 प्लस फिर है आपका x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इधर आ जाएगा आपका, देखिए अगली जो टर्म आएगी वो आएगी x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 f फोर्थ 0, तो f फोर्थ 0 की वैल्यू है आपकी 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0 प्लस
नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो आएगी एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इनटू में ये आ जाएगी, देखिए यहाँ पे भी लिख लीजिए एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एफ फिफ्थ जीरो। तो एफ फिफ्थ जीरो की जो वैल्यू आई है वो आई है 1, तो ये आ जाएगी 1 प्लस एंड सो ऑन। अब जो जीरो है उसको आप हटा दीजिए, इस जीरो को नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगी, इधर बचेगा देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये बना देगा आपका माइनस, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये भी आपकी जीरो आ जाएगी, ये जीरो है, ये जीरो है, इसको हम लोग लिखेंगे प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। तो ये आ गई आपकी साइन x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 18 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि आपको पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई के बराबर, और यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन में 180 डिग्री के बराबर। हमको निकालनी है 18 डिग्री की वैल्यू, तो 18 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो 18 1 जा 18 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू 180 डिग्री, 18 डिग्री, तो 18 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका पाई अपॉन में 10, और पाई की वैल्यू आप को रखनी है पाई इज इक्वल टू 3.114, इतनी वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है, या 142 रख दीजिए। तो जैसे ही आप लोग पाई इज इक्वल टू 3.142 रखोगे तो 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 3.142 डिवाइड बाई 10। तो आपको जस्ट 18 डिग्री की जगह आप लोग को रखना है 0.3142, 18 डिग्री की जगह 0.3142, इतना आप लोग को रखना है, ठीक है। और साइन x जो आया था आपका वो आया था कुछ ऐसा कि साइन x इज इक्वल टू x माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। हमको चाहिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी, यहाँ पे लिख दीजिए x की जगह मैं लिखूँगा 18 डिग्री माइनस 18 डिग्री टू द होल पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस 18 डिग्री टू द होल पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। अब 18 डिग्री की जगह मैंने आपको कहा था कि आपको इतना रखना है, 18 डिग्री की जगह इतना, ये आ जाएगा 0.3142, तो 0.3142 इतना आ गया, माइनस 0.3142 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 0.3142 द होल पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, इतना आप लोग रख दीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपके पास में रहेगा ही, टोटल कैलकुलेशन करके मैं बुक से देख करके लिख दे रहा हूँ। 18 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है आपकी 0.3091, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतना लिख देना, ये आंसर है। ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग करना है, डू योर सेल्फ, अपने आप खुद करो इसको, ठीक है। आई होप ये साइन 18 डिग्री आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिमांडेड क्वेश्चन है ये भी, कई बच्चों ने पूछा है कि सर y इज इक्वल टू e टू द पावर m cos इनवर्स x है, तो ये कैसे प्रूफ होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो इसमें आ रही है कि y0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद में इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस भी हैं, और अगर इसी टाइप का क्वेश्चन कोई दूसरा आ जाता है तो प्रोसीजर बिल्कुल यही सेम रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप लोग ये कहो कि सर ये तो वो वाला तो पूछा नहीं, कैसे करें। तो y0 जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल ऐसे फाइंड आउट करना है अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर m cos इनवर्स x, ठीक है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है
y इज इक्वल टू e टू द पावर cos इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे कोई फंक्शन है fx, तो इसका y इज इक्वल टू fx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स। इस y को मैं y1 भी लिख सकता हूँ। इस f फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो f डैश x भी लिख सकता हूँ, और इसी को मैं dy भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाला नोटेशन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली नोटेशन ही है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मीनिंग सबका सेम है। तो मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं इस y की जगह लिखूँगा y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है, तो ई टू द पावर m cos इनवर्स x होगा। और फिर चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग m cos इनवर्स x का भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका e टू द पावर m cos इनवर्स x। m है आपका कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बच्चों बाहर, इसको बाहर कर लीजिए। डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग केवल cos इनवर्स x का। अब cos इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपका -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये m मल्टीप्लाई में था ही, तो मैं इसको m को यहाँ पे लिख लेता हूँ, और e टू द पावर m cos इनवर्स x ये लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो इतने की जगह मैं y लिख सकता हूँ, y1 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतने पार्ट की जगह मैं बच्चों लिख सकता हूँ केवल y, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ y1 के साथ में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस के my। ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ। एक चीज़ याद रखना कि जो प्रूफ करना है उसमें आपका कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ का स्क्वायर रूट हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए सबसे आसान जो होता है वो होता है आपका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा माइनस का भी स्क्वायर करेंगे, या फिर एक इसको लिख ही लीजिए आप, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस my, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये इतना भी पूछा जा सकता है कि इतना प्रूफ करिए, ये इतना पूछा जा सकता है, इतना भी पूछा जा सकता है आपसे कि इतना प्रूफ करिए। ठीक है, अब आपने स्क्वायर कर दिया, अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, अच्छा इक्वेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोगों को yn 0 निकालना है, तो y की इक्वेशन y इज इक्वल टू जो फंक्शन है उसको इक्वेशन 1 कहेंगे। एक इक्वेशन ये है बेटा, ये इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो एक बार मैं इसको बाहर छोड़ूंगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, मतलब वही प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 स्क्वायर का करेंगे तो 2y1, और y1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2 प्लस, इस बार मैं y1 स्क्वायर को छोड़ दूंगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का हो जाएगा 0, माइनस के 2x आएगा, प्लस ये हो जाएगा m स्क्वायर, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y, और फिर y का भी करेंगे तो y1। देखिए y1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। y1 को ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास में ये 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 बचेगा, ये प्लस और माइनस ये माइनस बना देंगे, इधर यहाँ पे 2 है, और ये आ जाएगा x, और y1 का स्क्वायर है, y1 कॉमन ले चुके हैं। अच्छा एक काम और करिए, इसमें से बच्चों 2 भी कॉमन ले लीजिए, 2 भी कॉमन, तो यहाँ वाला 2 बाहर आ गया, ये भी ठीक, ये भी बाहर आ जाएगा। y1 स्क्वायर में से y1 कॉमन ले चुके हैं, तो ये बचेगा केवल y1 इज इक्वल टू, इधर बचेगा 2m स्क्वायर y1, तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y।
इतना बच जाएगा हमारे पास में, और इसको भी हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सारी इक्वेशन को आपको ध्यान से रखना है, मतलब ध्यान से आप लोग को लिखना है। ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि वाई एन जीरो निकालना है। वाई एन जीरो निकालने के लिए ये सारी इक्वेशन आप लोग को आनी चाहिए। चलिए, यहाँ से इतना आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब मुझे देखिए यहाँ पे निकालना है वाई एन प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर y2 पर लेबनिज थ्योरम का यूज़ कर लूँ और n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दूँ इसको पूरे को, तो मुझे कुछ ये मिलने के चांसेस हैं, वाई एन प्लस 2 मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट कर चुका हूँ और n टाइम्स अगर मैं और डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मुझे वाई एन प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर y। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लेबनिज थ्योरम। अब इन दोनों फंक्शन पे लेबनिज थ्योरम लगाते हैं, तो एक बार तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखूँगा, इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा आपका वाई एन प्लस 2, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका, n टाइम्स और करूँगा तो वाई एन प्लस 2 हो जाएगा, प्लस फिर आता है आपका NC1। फिर मैं क्या करूँगा कि n टाइम्स कर चुका तो इस बार मैं करूँगा n-1 टाइम्स, तो n-1 टाइम्स करूँगा तो ये हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, मतलब कि y प्लस n आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 2x। ठीक है, अब आगे आएगा NC2, अब इसका फिर से एक कम और करूँगा तो ये हो जाएगा आपका n, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2। बस जब तक ये कांस्टेंट आता है तब तक ही हम लोग करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। अब फिर इन दोनों पे लगाता हूँ लेबनिज थ्योरम, तो हो जाएगा माइनस, और इधर ये एक पार्ट ये हो गया बच्चों, और एक पार्ट ये जो करने जा रहा हूँ ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसा कि एक बार मैं x को छोड़ दूंगा, y1 का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो n प्लस 1 आएगा, और प्लस NC1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका yn आएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा m स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, y का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो yn आ जाएगा। ठीक है, इधर से देखिए क्या आएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 आ जाएगा। इधर NC1 की वैल्यू होती है बच्चों आपकी n के बराबर, ये आपका प्लस माइनस माइनस आएगा, तो ये यहाँ पे आपका 2, यहाँ से आएगा n, यहाँ से आएगा x, और ये आ जाएगा yn प्लस, इतना आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और इधर आएगा आपका माइनस के 2। NC2 को आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए NCR का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r n माइनस r, तो n की जगह है 2, सॉरी r की जगह 2 है, तो r की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और n माइनस के 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, फैक्टोरियल ये n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, इधर आ जाएगा आपका n माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे फैक्टोरियल होगा, यहाँ भी फैक्टोरियल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आपका n स्क्वायर माइनस n अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर माइनस n अपॉन में फैक्टोरियल 2, और इनटू में है आपका yn माइनस, इधर बचेगा आपका माइनस x yn प्लस 1, और इधर बचेगा माइनस के n yn इज इक्वल टू m स्क्वायर yn।
ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन याद रखना कि आपका 22.5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये और ये तो हो जाएगा कैंसिल, और क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस हो जाएगा 2n एक्स वाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1, ये है आपका माइनस वाई एन का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर वाई एन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई एन। तो माइनस के एन वाई एन और ये प्लस के एन वाई एन कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो पहले मैं इतना लिख लेता हूँ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइनस के एक्स वाई एन प्लस 1, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा माइनस के एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस यहाँ और यहाँ में x कॉमन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1। यहाँ और यहाँ में वाई एन कॉमन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0, और इसी को मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 4। यही मुझे प्रूव करना था, ये हो गया हैंस प्रूव। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने मन लगा करके पढ़ाई की हुई है, अदरवाइज इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, जो समझ में आता है फिर वो करो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन करो जो आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को ये करना था। ठीक है, ये प्रूफ भी हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करते। एक मेरे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू e टू द पावर m cos इनवर्स x। ठीक है, मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू 0 रखा, तो y एट 0 इज इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर m cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 में cos इनवर्स 0 को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर m cos इनवर्स 0। cos में किसकी वैल्यू होती है π/2 की, तो cos इनवर्स cos को एक कैंसिल कर देगा तो ये बचेगा आपका e टू द पावर m π/2। कहने का मतलब आपका ये है कि y0 जो आया वो आया e टू द पावर m π/2। फिर y1 क्या था आपका, y1 था आपका y1 था बच्चों आपका माइनस के m बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो ये आ जाएगा, अब देखिए अब मैं y1 0 पर निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस के m अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 0 रखूँगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, इनटू में y0 आ जाएगा। अब माइनस m ये तो 1 आ जाएगा, y0 की वैल्यू कितनी आई थी m इंटू ई टू द पावर m π/2, ये y0 की वैल्यू आ गई y10 की। ठीक है, तो y0 की वैल्यू इतनी आई है और y10 की वैल्यू आई है बच्चों माइनस के m ई टू द पावर m π/2। ठीक है, इतनी आ गई। फिर हमारे पास में y2 की वैल्यू निकालते हैं। एक रिलेशन और था हमारे पास में, वो क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। अब मैं इसकी सारे की 0 पर वैल्यू निकालता हूँ। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 को पुट कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा केवल y2 एट 0 माइनस x की जगह 0 रखूँगा तो बच्चों ये तो आपका 0 ही आ जाएगा, इतना पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर y0। तो y0 क्या है m स्क्वायर y0, तो ये है आपका
y20 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर इंटू ई टू द पावर m π/2। ठीक है। अब एक जो लास्ट वाला रिलेशन था वो क्या था, वो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस और 2n+1 x yn+1 माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस पूरे की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर निकालूं तो ये पार्ट मेरा बचेगा yn+2 एट 0, क्योंकि यहाँ पे तो 1 बचेगा, ये पूरा 0 के बराबर ही हो जाएगा। ये बचेगा माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर yn0 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको जो है उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो हो जाएगा yn+2 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर yn0, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना पार्ट आ गया बच्चों। अब देखिए, अब मैं इसमें इस पूरे फंक्शन में इसमें मैं n की जगह 1 2 3 और 4 ये सब चीज़ें रख देता हूँ। ये सारी वैल्यू को मैं पुट करता हूँ। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 5। जब मैं इसमें 1 रखूँगा, n इज इक्वल टू 1 रखूँगा, तो ये हो जाएगा y1 रखूँगा तो y30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों 10, और इधर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इधर आ जाएगा बेटा y10 की वैल्यू कितनी है, y10 है आपका माइनस m e टू द पावर m π/2। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे y, अच्छा इस बार तो n इक्वल टू 1 रखा, अब n इज इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 पुट करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा, इसमें 2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इधर आ जाएगा बच्चों आपका y20। अब y20 की वैल्यू क्या है, y20 की वैल्यू आ रही है आपकी m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, y20 कहाँ पर है, y20 ये रहा, तो ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर e टू द पावर m π/2, इतना आ जाएगा y40। ठीक है, उसके बाद में एक काम और करते हैं। अब मैं n इज इक्वल टू कर देता हूँ 3 पुट, तो ये हो जाएगा y, जैसे मैं n इक्वल टू 3 को पुट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में y50 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर y30, और y30 की वैल्यू क्या है, ये रही इतनी, ये आ जाएगी आपकी m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, y30 की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू में माइनस m e टू द पावर m π/2। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को रखनी है m संजय दत्त पीटर वाइटी गेमर, इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है भाई। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि इसमें ये मन में कहीं मत रखना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ। ठीक है, बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ तक तो आप लोग ने प्रूव कर लिया, यहाँ तक तो आप लोग प्रूव करना सीख ही गए। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको n इक्वल टू 1 2 3 4 की वैल्यू निकालनी है, और क्या करना है, और बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। अब मैं n इज इक्वल टू फिर 4 को पुट कर देता हूँ, n इज इक्वल टू 4 को, तो 4 को पुट करूँगा तो इधर आ जाएगा 6 मेरे पास में, y6 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सॉरी अब 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर y40। अब y4 क्या है उसको भी देख लीजिए,
एम स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 स्क्वायर, और वाई 40 किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये हो जाएगा आपको एम स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर ई टू द पावर एम पाई बाई 2, इतना आ गया। आप चाहो तो m इज इक्वल टू 4 आपने रख ही दिया, 6 आ गया। अब एक पैटर्न आप लोग को जनरली समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत ये है, मैं बेटा ये ऊपर वाला, अच्छा चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इन जनरल की अगर मैं बात करूँ, इन जनरल की अगर मैं बात करूँ तो उसको समझते हैं। इन जनरल अगर मैं बात करूँ yn0 बेसिकली होगा क्या, उसको देख लेते हैं। जब मैंने n इक्वल टू 1 लिया और 3 लिया तो n इज इक्वल टू 1 पर मुझे m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और मल्टीपल में इतना था, 3 पर भी मल्टीपल में इतना था और m स्क्वायर 1 स्क्वायर हुआ और उसके साथ हमारा क्या चला, m स्क्वायर 3 स्क्वायर, जब मैंने n इक्वल टू 3 लिया था, ठीक है। और जब मैं एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जब मैं 3 लिया था तो मेरे पास में 2 कम था, मतलब यहाँ पे 1 था। जब मैं y5 पे पहुँचा था तो मैं यहाँ पे पहुँचा था केवल जब मैं यहाँ पे पहुँचा था 3 स्क्वायर तक, मतलब 2 कम था। और जब मैं n लूँगा तो उस केस में मेरे पास में माइनस m ई टू द पावर m पाई बाई 2 तो रहेगा कॉमन ही, लेकिन अंदर जो बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा कि 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और ये जाएगा बेटा अंदर, मतलब n-2 स्क्वायर तक जाएगा और m स्क्वायर, सॉरी ये प्लस में आएगा, प्लस में m स्क्वायर। और ये किस केस में, जब n आपका ओड के बराबर है। जब आपका n ओड होगा तब आपका ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। और इवन के केस में देखिए, जब n इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 4 है रखा आपने, तो n इज इक्वल टू 2 पे y4 मिला तो ये आ गया, मतलब यहाँ भी 2 कम है, और m स्क्वायर ई टू द पावर m पाई बाई 2 कॉमन है, तो यहाँ भी आ जाएगा m स्क्वायर ई टू द पावर m पाई बाई 2, और अंदर बचेगा क्या, ये है 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, फिर आगे आएगा 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर आ गया। और फिर ऐसे ही आगे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, n-2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और बस इतना आ जाएगा। कब, जब n आपका क्या हो, इवन होगा, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। सर ये 40 नंबर का है, 40 का नहीं है, बीटेक में तो ये 5-7 नंबर का ही आता है। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी थी। और ये बड़े रेयर केस में आता है, ये हर साल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, बस वो यहीं तक पूछ लेता है, इतना ही। लेकिन इस बार 22.5 नंबर में तो हो सकता है, खैर टाइम भी आधा हो गया है, तो हो सकता है कि इतना ही पूछ लें। और अगर ये इतना पूछता है तो इतना भी करने में क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ, अगर फंक्शन कुछ ऐसा आ जाए कि साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है, तो उसके लिए आपसे पूछने लगे कि प्रूव करिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 माइनस और 2n प्लस 1 x वाई n प्लस 1 प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वाई n इज इक्वल टू 0। अगर कुछ ऐसा पूछता है कि y इक्वल टू फंक्शन ये है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने पिछला बताया था, e टू द पावर m कोस इनवर्स x वाला बताया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि डिफाइन इंडिटरमिनेंट फॉर्म एंड एल हॉस्पिटल रूल,
तो इसको भी आप लोग तैयार रखना, हो सकता है कि थ्योरी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसको भी बच्चों आप लोग को तैयार रखना है। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है, बेसिकली आप लोग को लिखना पड़ेगा कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी एनी टू functions of x, then limit x tends to a fx अपॉन में gx। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू a fx डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू a gx। लिमिट रखूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा x की जगह a और नीचे भी x की जगह a आ जाएगा, तो एफ ए अपॉन में जी ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही लिमिट दोनों की 0 के बराबर हो तो ये आ जाएगा 0/0 के बराबर। ठीक है, और इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेंट जो फॉर्म होती हैं वो कई सारी होती हैं। एक तो होती है 0/0, एक होती है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, एक होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक होती है 0 इंटू इन्फिनिटी, एक होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक होता है 0 टू द पावर 0 और एक होता है इन्फिनिटी टू द पावर 0। ठीक है, और एल हॉस्पिटल रूल, इनमें से कोई भी अगर फॉर्म आ जाए, कोई भी अगर फॉर्म इसमें से आ जाए, ठीक है, 0/0 की फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाए, इसमें ये जितनी भी 7 फॉर्म लिखी हुई है इनमें से कोई अगर एक भी फॉर्म अगर बन जाती है तो वहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर दो फंक्शन हैं, मतलब कुछ ऐसी फॉर्म है ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक है, तो और लिमिट पुट करने के बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं इनमें से कोई भी, तो हम लोग ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करके आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर? आई होप आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया भाई, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू 1/x। तो ऐसे केस में आप सबसे पहले लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन में x। फिर इसको कर दीजिए आप h में कन्वर्ट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 अपॉन, ये लिखेंगे हम लोग 0 माइनस के h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन में माइनस के h। अब आप लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, सो ये माइनस है 1 अपॉन 0, तो ये आ जाएगा माइनस के इन्फिनिटी। फिर हम लोग लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो इधर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस मतलब 1 अपॉन में x आएगा। इधर आ जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 प्लस में h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन में h आएगा बच्चों। लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 0 और ये हो जाएगा प्लस की इन्फिनिटी। तो राइट हैंड लिमिट आ रही है माइनस की इन्फिनिटी, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट आ रही है प्लस की इन्फिनिटी। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है, तो y यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू a है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर a माइनस के x। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लेना एक बार। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे करोगे कि ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 3, और यहाँ पे फिर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2ax माइनस 3x स्क्वायर। एफ डैश एक्स को 0 रखोगे तो 0 रख दिया तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
यहाँ से x कॉमन आएगा तो इधर बचेगा 2a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार आएगा x इज इक्वल टू 0 और एक बार आ जाएगा बच्चों आपका, एक बार कुछ और आएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2a। कैलकुलेशन पार्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, कहीं कुछ अगर कैलकुलेशन पार्ट में गड़बड़ होती है तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर वाई है, कुछ आई होप कि कुछ गड़बड़ हुई है कहीं की। 3x स्क्वायर है, ये बिल्कुल है। कुछ गड़बड़ कहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर था, बिल्कुल ठीक है। y की जगह मैं रखूँगा a माइनस एक्स, यहाँ तक भी ठीक है। एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये भी ठीक है। डिफ्रेंशिएशन किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। 0 के बराबर पुट किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। 3ax माइनस 3x स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया है तो बेटा यहाँ पे बचेगा 3x। ठीक है, और 3x जब बचेगा तो x इक्वल टू 0 होगा और 2a माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2a। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब x की दो वैल्यू पर आप लोग को d2 ये f डबल डैश x चेक करना है, तो f डबल डैश x हो जाएगा आपका, f डबल डैश x हो जाएगा इसी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2a माइनस के 6x। अब f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और 2a आ गया है तो इसका मतलब ये है आपका पॉजिटिव। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज मिनिमा, फंक्शन इज मिनिमा। दूसरा, मैं अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को x इज इक्वल टू 2a/3 पर कैलकुलेट करता हूँ तो हो जाएगा 2a माइनस 6 2a/3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा 2a माइनस के 4a माइनस के 2a आएगा, तो ये आपका 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ये है फंक्शन क्या हो गया आपका, मिनिमा, फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है, तो फंक्शन मिनिमा है, नहीं फंक्शन मिनिमा नहीं है, सॉरी फंक्शन मैक्सिमा होगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है, फंक्शन मैक्सिमा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसको देख लीजिए। fx इज इक्वल टू है आपका ax स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 3, और x की जगह मैं क्या रखूँगा 2a/3, क्योंकि 2a/3 में फंक्शन मैक्सिमा है, तो हो जाएगा a x स्क्वायर करूँगा मैं तो हो जाएगा 4a स्क्वायर में 9 माइनस एक्स टू द पावर 3 करूँगा तो ये हो जाएगा 4a मतलब कि 8a क्यूब में 27। इधर आ जाएगा आपका 4a क्यूब में 9, इधर आ जाएगा 8a क्यूब में 27, तो इधर आएगा 27 एलसीएम, नो तो ये हो जाएगा 12a क्यूब माइनस 8a क्यूब, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4a क्यूब में 27। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2013 में, इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पहले, और यही बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये 2013 में पूछा गया था। यही इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2014 में, उसमें केवल एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है, कंडीशन यही है x प्लस वाई इक्वल टू a। ठीक है, ठीक है, तो उसको भी करके देखना। एक लास्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बताऊंगा बस, उसके बाद में ये भी कई बच्चों ने मुझसे पूछा, कह रहा है कि in इज इक्वल टू 10 टू द पावर nx है। ठीक है, तो
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि v है, क्या है हमारे पास में, एक in है 0 to π/4 10 to the power nx dx। ठीक है, तो इस 10 to the power nx को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि in इज इक्वल टू 0 to π/4 10 to the power n को मैं लिख सकता हूँ n-2 x dx और इनटू में 10 स्क्वायर x, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे 10 स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 0 to π/4 10 to the power n-2 x dx, सॉरी dx नहीं, यहाँ मत लिखिए dx, यहाँ नहीं, 10 स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x - 1 dx, इतना लिख सकता हूँ। 10 to the power n-2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 0 to the power π/4 और ये हो जाएगा 10 to the power n-2 x sec स्क्वायर x माइनस 10 to the power n-2 x 10 to the power n-2 x और dx, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर देता हूँ। ये हो जाएगा 0 to the power π/4 10 to the power n-2 x sec स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 0 to the power नहीं है 0 to π/4 और 10 to the power n-2 dx। ठीक है, ये है बच्चों in के बराबर। देखिए यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है, और अगर यहाँ पे n/2 है तो मैं इसको कुछ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि in तो in ही रहेगा। ये हो जाएगा 0 to the power π/4 10 to the power n-2 x और sec स्क्वायर x dx। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है, और अगर यहाँ पे अगर n/2 है तो यहाँ भी तो मैं n/2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा -in-2, इतना मैंने इसको लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट 10x को मैं t मान लेता हूँ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसा कि in इज इक्वल टू 0 to π/4 10 को मैंने माना था t, तो ये हो जाएगा t to the power n-2 और x sec स्क्वायर x dx को मैं क्या बोलूँगा, sec स्क्वायर dx x dx को मैं बोलूँगा बच्चों dt, केवल ये dt, और -in-2 है ही, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा in प्लस in-2 इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करूँगा तो हो जाएगा t to the power n-2 + 1 डिवाइड बाई n-2 + 1, क्योंकि +1 ऐड करते हैं, और ये हो जाएगा बच्चों लोअर लिमिट 0 और ऊपर हो जाएगा π/4। यहाँ पे आ जाएगा in प्लस in-2 इज इक्वल टू t to the power बचेगा आपका -1, सॉरी n-1 बचेगा, n-1 अपॉन में इधर भी बचेगा n-1। ठीक है, अभी भी लिमिट 0 to π/4 ही है। t की जगह मैं क्या रखूँगा, 10x, t की जगह मैं 10x रखूँगा तो ये हो जाएगा in प्लस in-2 इज इक्वल टू, t की जगह मैं रखूँगा आपका 10x तो ये हो जाएगा 10 की पावर n-1 x डिवाइड बाई, अच्छा इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, इसको ये जो 1 अपॉन में n-1 है। ठीक है, लिमिट है 0 to the power π/4। इधर आ जाएगा बच्चों आपका in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में n-1। अच्छा यहाँ पे मैं π/4 रखता हूँ तो 10 π/4 की होती है वैल्यू 1, और 1 की पावर n-1 होगा तो ये 1 ही आएगा, और जब माइनस लगा के x की जगह 0 रखूँगा तो 10 0 की वैल्यू 0, इतना आ जाएगा। तो कुल मिला करके आपके पास आ जाएगा in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में n-1, इतना हमको मिल गया है। लेकिन प्रूफ हमको क्या करना है, हमको n-1 चाहिए और यहाँ चाहिए n+1। तो बच्चों यहाँ n+1 चाहिए, तो मैं n की जगह n+1 को पुट कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट n इज इक्वल टू n+1। तो जैसे ही मैं n की जगह n+1 को पुट करूँगा तो मेरे पास में कुछ ऐसा आएगा, देखिए। अच्छा, ये मैं दोनों तरफ करूँगा, दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा i n की जगह में n+1, तो n+1 आ गया, प्लस इधर आ जाएगा i n की जगह n+1 करूँगा और -2 पहले से ही था, ये -2 इज इक्वल टू 1 में यहाँ भी n की जगह n+1 करूँगा तो हो जाएगा n+1 और -1 पहले से ही था, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका i n+1, इधर बचेगा इधर बचेगा i n-1 इज इक्वल टू 1 में n। और यही बच्चों हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हमको प्रूफ करनी थी, एक वैल्यू और निकालनी थी, i5 की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे n+1 है, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 4 को पुट कर दूँ तो इधर आ जाएगा i5 प्लस इधर आ जाएगा आपका i3 इज इक्वल टू 1 में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4। यहाँ पे i5 आ जाएगा 1/4 माइनस i3, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका डिफाइन बीटा एंड गामा फंक्शन, इसकी डेफिनेशन मैं लिखा चुका हूँ। बीटा फंक्शन की भी गामा फंक्शन की मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है। लिख लीजिए, सबसे पहले बीटा फंक्शन लिख लीजिए। बीटा फंक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा मैंने आप लोग को ना लिखाया हो। बीटा फंक्शन देखिए, द डेफिनेट इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx is called beta function, where m and n आर पॉजिटिव, ये 1 से बड़े होते हैं बेटा, आर पॉजिटिव, ठीक है। एंड बीटा फंक्शन is denoted by बीटा mn, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the whole power n-1 dx, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गामा फंक्शन। गामा फंक्शन इसको भी लिख लीजिए आप लोग। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन को लिखिए, द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus x to the power n-1 dx, where x is greater than 0 is called sorry, n is greater than 0 है, is called gamma function, and it is denoted by ये ऐसे गामा n, ठीक है। एंड इसको ऐसे एंड रीड एज गामा n, ठीक है। तो मैं गामा n को लिखूंगा कुछ ऐसे, गामा n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 0 to infinity
e⁻⁻x और x⁻n−1 dx। ठीक है। एक और जल्दी जल्दी में एक और चीज मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन कभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा भी सकता है, लिख लीजिए आप लोग। बीटा एंड गामा फंक्शन ये होता है आपका बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। ठीक है, बस इतना ही मुझे आज कराना था।